नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम अपने वितान पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर पढ़ रहे हैं रजनी। जो पाठ यहाँ पर आपको दिया गया है, इस पाठ में बताया गया है कि ये जो पाठ है ये एक पट कथा है। जैसे कि हमने बताया कि कोई भी जो कहानी होती है या कोई भी लेख होता है, उसको जब लिखा जाता है तो बहुत कम लोग उसको पढ़ पाते हैं, बहुत कम लोगों तक वो पहुंच पाता है। लेकिन अगर एक पटकथा लिखी जाती है, पटकथा किसी भी धारावाहिक के लिए लिखी जा सकती है या फिर किसी भी मूवी या फिल्म के लिए लिखी जा सकती है। तो इस पटकथा लिखने का फायदा ये होता है कि कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसमें बता रहे हैं, कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, तो वो एक बार में कई 100 से 1000 लोग उसको एक साथ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब पटकथा को किताब में प्रकाशित करने का भी एक चलन बन गया है। तो यहाँ पर रजनी जो एक पटकथा लिखी गई है, उसके कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं और उस अंश को महत्वपूर्ण समझते हुए, क्योंकि उस अंश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि शिक्षा को किस तरह से व्यावसायिक तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि शिक्षा व्यावसायिक किस तरह से होती जा रही है। एक महत्वपूर्ण पार्ट इसमें उठाया गया है, महत्वपूर्ण बात एक इसमें उठाई गई है। तो इसीलिए इसको आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो एक छोटा सा बच्चा है अमित, वो किस तरह से मतलब पढ़ने में वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मार्क्स उसके आते हैं, हर बार वो बहुत अच्छे अंक लेकर आता है परीक्षा में। लेकिन इस बार जब उसके एनुअल एग्जामिनेशन हुए हैं क्लास 7th के, तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, जबकि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और वो इस बात से बहुत दुखी है कि उसके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए हैं। तो वो इसी बात पर डिस्कशन कर रहा होता है, इसी बात पर अपने घर पर चर्चा कर रहा होता है। तभी उनकी जो पड़ोस में रहने वाली आंटी होती हैं, वो आकर बताती है कि हमें कोई भी चीज अगर गलत हो रही है तो उसके लिए हमें किस तरह से आवाज उठानी है, वहां पर बिल्कुल भी हमें चुप नहीं रहना है। तो आगे क्या होता है, हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से जो अमित है बच्चा, उसने जब उसकी जो आंटी है रजनी, उन्होंने स्कूल जाने के बारे में यहाँ पर कहा कि हमें स्कूल चलना चाहिए और स्कूल के टीचर्स से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो उसने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि जो स्कूल के उसके टीचर हैं वो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और शायद इस साल तो उसका रिजल्ट खराब हो ही गया है और शायद अगले साल इससे भी ज्यादा कुछ उसको ना भुगतना पड़े, ना सहना पड़े। तो एक नया दृश्य यहाँ पर आता है कि जो स्कूल हेडमास्टर का कमरा है और वहाँ पर रजनी का प्रवेश होता है और हेडमास्टर कहते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और रजनी जिस काम के लिए गई होती हैं, वो सारी चीजें हेडमास्टर के सामने रख देती हैं और हेडमास्टर इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह के भाव अपने चेहरे पर लेकर आता है जैसे उसे कुछ बातें समझ आई ही ना हो। और वो कहते हैं कि सॉरी मैडम, ये हमारे स्कूल का ये रूल नहीं है कि यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन के बाद लोगों को उनकी कॉपी दिखाई जाए। तो जब रजनी कहती है कि ये जो बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलतफहमी के कारण भी बच्चों के कई बार कम नंबर आ जाते हैं। तो हेडमास्टर कहता है कि ये आपकी जो बात है मैं उसको मानता हूँ कि आपको बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। तो उन्होंने कहा कि हर बच्चा अपने घर जाकर यही कहता है कि मैंने बहुत अच्छा पेपर किया है और बहुत अच्छा मैंने एग्जाम दिया है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो अगर ऐसे ही हर पेरेंट्स आकर हमें कहें कि आप कॉपियां दिखाओ, हमारे बच्चे ने अच्छा काम किया है, हमारे बच्चे ने अच्छा लिखा है, तो क्या यहाँ पर होगा, यानी कि पूरा जो स्टाफ है, पूरा जो मैनेजमेंट है, वो तो इसी काम में लग जाएगा। तो फिर रजनी कहती है कि मैं यहाँ पर मतलब किसी ऐसे
ऐसी बात पर यानी कि ऐसी बात पर नहीं झगड़ रही हूँ कि जो नहीं हुई है, मैं उस बात पर झगड़ रही हूँ कि जो सच है कि जो बच्चा मैथ्स में हमेशा 100% लाता है, यानी कि 100% उसके मार्क्स आते हैं, और आज जबकि उसका पूरा पेपर ठीक हुआ है उसके बाद भी उसके नंबर कम आए हैं, तो आखिर नंबर कहाँ कटे हैं, मुझे इसी बात को देखना है। तो हेडमास्टर जो है वो थोड़ा सा तैश में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैम आप बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं, और मैंने कहा कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं ये नियम नहीं तोड़ूंगा। तो अब जो रजनी है, यानी कि जो गई है हुई है विद्यालय में, वो व्यंग से कहती है, यानी कि थोड़ा सा व्यंग कसती हैं हेडमास्टर की इस बात पे। नियम, यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन, कि आपके कहने का मतलब क्या है, कि आप कहना क्या चाहती हैं कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। तो रजनी कहती है, आई मीन व्हाट आई से, मेरे कहने का मतलब वो है जो मैं कह रही हूँ। नियम का जरा भी अगर ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है और किसी विषय में फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले, तो यह कौन सा नियम है आपके स्कूल का। तो जो रजनी है वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है और व्यंग करके कहती है कि आपका स्कूल तो बहुत नियम से चलता है। वो कहता है कि आपकी कहने का मतलब क्या है, यानी कि आप कहना क्या चाहती हैं आखिर हमारे स्कूल के बारे में। तो वो कहती है कि मेरे कहने का मतलब वो है जो मैं इतनी देर से कह रही हूँ, यानी कि अगर आपको जरा सी भी नियम का ख्याल होता तो आपका स्कूल ऐसी हरकतें करता ही नहीं कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, जो हमेशा 100% मैथ्स में रिजल्ट जो लेकर आता है, वो भी उसको भी मजबूर किया जाता है कि आप ट्यूशन लें। तो ये कौन सा नियम है कि आप, ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का। अब जो हेडमास्टर है वो कहते हैं कि देखिए यह टीचर्स और स्टूडेंट्स का आपसी मामला है, और वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं, इसमें न स्कूल आता है और ना ही स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो अब वो अपनी तरफ से पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं कि देखिए ये सारी चीजें कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का मामला होती है, यानी कि जब बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं तो इसमें ना तो कोई स्कूल बीच में कहीं पर आता है और ना ही स्कूल के कोई रूल रेगुलेशंस इसमें बीच में आते हैं, तो हमारा इसमें कोई काम नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो तब जाकर रजनी कहती है, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए। यानी कि अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके स्कूल के अगर ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपके स्कूल का भविष्य है, आपके समाज का भविष्य है, वो कल जाकर समाज में आपके स्कूल का नाम रोशन करेंगे, पूरे देश में आपके स्कूल का नाम रोशन करेंगे। अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप ये कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो एक बड़े पद पर हम उसी व्यक्ति को बिठाते हैं जिससे हमें उम्मीदें होती हैं कि वो जरूरत पड़ने पर हमारे लिए फैसला ले सके, जरूरत पड़ने पर हमारी मदद कर सके, जरूरत पड़ने पर हमारे डिसीजन बदल सके या हमारे हित में नियम बना सके। वो कहते हैं वो कहती है क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूमों और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो कि ट्यूशन के नाम पर नंबर काट लेते हैं और आपकी कॉपियां न दिखाने के उस नियम के सारे कॉपियां न दिखाने के नियम से उन सारे गुनाहों को ढक देते हैं। यानी कि यहाँ पर रजनी कहती है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल है स्कूल के और पूरा स्कूल, पूरा टीचर्स स्टाफ आपके नियमों, आपके इशारों पर चलता है, तो आप अगर चाहे तो कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कुर्सी पर ऐसा व्यक्ति चाहिए जो डिसीजन ले सके, जो किसी गलत बात के खिलाफ आवाज उठा सके, और जो जैसे कि स्कूल में चलने वाली ट्यूशन के नाम पर जो धांधलियां चलती हैं कि बच्चों को, अगर एक बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, 2 पढ़ रहा है, 3 पढ़ रहा है, तो क्या होता है कि आप मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़िए, आप मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़िए। तो इस तरह बहुत सारी एक धांधलियां बच्चों के साथ की जाती हैं, जबरदस्ती उन्हें ट्यूशन पढ़वाया जाता है, भले ही वो आर्थिक स्थिति से उतने ज्यादा मजबूत ना हो, भले ही वो पढ़ने में ठीक हो, तो फिर भी कंपैरिजन करके और उनको ट्यूशन
पढ़ने पर मजबूर किया जाता है और जो बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता है उसके नंबर काट लिए जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है इतनी सारी चीजें आपके स्कूल में है और ऊपर से आप कॉपियां ना दिखाने, क्योंकि किसी बच्चे ने अगर अच्छा किया है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने बच्चे पे, अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने स्कूल के नियमों पर, अपने स्कूल में चल रहे जो भी आपका जो एक मैनेजमेंट है उस पर, तो आप कॉपी दिखा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि कुछ ऐसा गुनाह अंदर ही अंदर होता है, तो आप उस गुनाह को ढकने के लिए एक अलग नियम बना लेते हैं। हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम, यानी कि क्या आप इस रूम से बाहर जा सकती हैं, और जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। अब दौड़ता हुआ चपरासी आता है, मेम साहब को बाहर ले जाओ। तो अब जब वो ये सारी बातें प्रिंसिपल के सामने रखती है, क्योंकि जो सच्चाई होती है, जो सच होता है, वो अक्सर कड़वा लोगों को लगने लगता है, वो फील उन्हें होने लगता है कि ये अब शायद हमारी पोल खोल के रखेगी। तो वो चीख कर अपने पियोन को बुलाता है, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम, क्या तो आप इस रूम से बाहर जा सकती हैं। और चपरासी से कहता है कि मेम साहब को बाहर ले जाओ। तो वो रजनी कहती है कि मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं है, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है। व्यंग करती है, पर आप तो कुछ नहीं कर सकते, अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूंगी, देखिएगा आप। तो वो एक धमकी देकर उन्हें बाहर निकल जाती है तमतमाती हुई, और हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है कि किस किस को भेज देते हो भीतर, यानी कि आप भी कैसे कैसे लोगों को अंदर आने देते हो। क्योंकि आज उसको बहुत ही एक तरह से बेइज्जती फील हुई है, उसको बहुत ही ज्यादा उसको अच्छा नहीं लगा है कि जब कोई आकर उसके स्कूल के उसके स्कूल के बारे में, उसके स्कूल के टीचर्स के बारे में इस तरह की बातें करता है। तो चपरासी फिर उसे कहता है, मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, यानी कि गुस्से में उसे फाड़ के फेंक देता है, जैसे कुछ इस भाव से जैसे मानो रजनी की ही चिंदियां बिखेर रहा हो। यानी कि वो इतने गुस्से से उस स्लिप को फाड़ता है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ होता है, जैसे मानो कि अगर अगर उसको मिल जाती तो वो इस तरह से उसको तोड़ कर बिखेर देता। अब ये दृश्य यहाँ पर से समाप्त हो जाता है। देखिए, क्योंकि हम धारावाहिक का एक दृश्य पढ़ रहे हैं, तो इसमें अलग अलग दृश्य अलग अलग आते हैं। अब एक नया दृश्य है, रजनी का फ्लैट है, शाम का समय है, घंटी बजती है, रजनी आकर दरवाजा खोलती है और पति का प्रवेश होता है, यानी कि उसके हस्बैंड अंदर आते हैं और उनके हाथ से ब्रीफकेस लेती है। अब पति जूते खोलते हुए, आज दिन में तुम कहीं बाहर गई थी क्या? तो वो कहता है कि आज दिन में तुम कहीं बाहर गई थी क्या? तो वो कहती है, तुम्हें कैसे मालूम? फोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूं, पर घर पर कोई घर में हो तब ना। तो तब फिर वो कहती है कि तुम फाइल भूल गए थे और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? फिर उसको लगता है कि रजनी आज थोड़ा सा गुस्से में है, थोड़ा सा उसका मूड खराब है, तो वो कहता है, थोड़ा सा शांत होके कहता है, अच्छा कहाँ गई थी? एक स्कूल का नाम लेती है और वो स्कूल का नाम दोहराता है, यानी कि उसका जो हस्बैंड होता है वो स्कूल का नाम दोहराता है, तुम क्या करने गई थी वहां? तो अब वो थोड़ा सा गदगद होती है, यानी कि थोड़ा सा प्राउड फील करती है और कहती है, पहले चाय ले आऊं फिर बताती है। अब कैमरा रजनी के साथ किचन में, यानी कि क्योंकि ये एक धारावाहिक है, पटकथा ये है, तो इसके बाद इस तरह का सीन है कि जो कैमरा है वो सीधे किचन में जाता है और अब वो गुनगुनाते हुए खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई है उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में, नाश्ता की प्लेट काफी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बातें बता चुकी है। यानी कि अब यहाँ पर दृश्य को बहुत लंबा नहीं दिखाया गया है, जिस तरह से आप टीवी में देखते हैं, तो इस तरह से दिखाया गया है कि जो नाश्ते की प्लेट है, जो उसने खाने में बनाया है, लगभग वो समाप्त हो चुकी है और फिर इससे लगता है कि जो रजनी है उसने सारी बातें अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर दी है। वो बोलती है, बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे,
पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को। तब फिर उसका जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि अच्छा, मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने भी नहीं जा रहा है ना। तो जो रजनी होती है वो एकदम से भड़क जाती है गुस्से में, कहती है कि यानी मेरा बेटा पढ़ने जाए तभी आवाज उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए? जो इतने इतने बच्चे शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए? सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए? और उसका पति कहता है ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। देखिए, ये एक नॉर्मल सी बात है, एक सामान्य सी बात है, अक्सर ऐसा ही होता है। यानी कि समाज में कहीं पर भी कुछ गलत होता देख अगर एक इंसान को लगता भी है कि ये गलत हो रहा है, तो जैसे कि एक इंसान कहे, हमने आपका एक चैप्टर पढ़ा है, आप क्लास 11th में हैं, क्लास 7th में आप जो आपका चैप्टर देखेंगे, पेज जो आपका पाठ 20 है, विप्लव गायन। तो उसमें उस चैप्टर में क्या होता है कि आप जो संसार में गलतियां हो रही है, जो संसार में जो भी भेदभाव हो रहे हैं, संसार में जो भी चीजें हो रही हैं, कभी उसके लिए कहते हैं कि आप आवाज उठाइए, एक 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 तरफ से आप जोर लगाना शुरू कीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि हर इंसान की इस तरह की मेंटलिटी होती है कि एक व्यक्ति आवाज उठाता है तो 100 व्यक्ति उस आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर इसका स्पष्ट उदाहरण देख रहे हैं कि रजनी जो है वो इतनी हिम्मत करके स्कूल जाती है, उस प्रिंसिपल से लड़ती है और इस बात की वार्निंग भी देकर आती है कि वो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, वो इस बात के लिए लड़ेगी। लेकिन घर आते ही बिल्कुल माहौल चेंज। उसका पति कहता है कि ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। यानी कि अब जब तुम्हारा बेटा नहीं इतना बड़ा हुआ है कि वो स्कूल में पढ़े और उसके साथ इस तरह की घटना हो, फिर तुम क्यों ऐसे पूरी दुनिया के लिए लड़ने के लिए चल देती हो? तो वो कहती है कि देखो, तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो। गलती करने वाला तो गुनहगार है और उसे बर्दाश्त करने वाला कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीलाबेन और कांतिबाई और हजारों हजारों माँ बाप, यानी कि अमित के माता पिता के बारे में कह रही है कि जो गुनाह करने वाला है, जो गलती करने वाला इंसान है, वो तो गुनहगार है ही है, लेकिन जो उस गुनाह को होता हुआ देखकर चुपचाप बैठा हुआ है, वो उन लोगों से भी ज्यादा बड़ा गुनहगार है। तो वो कहता है कि सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है जो चारों तरफ अन्याय अत्याचार की धांधलियों को देखकर चुप बैठा रहता है, जैसे कि तुम। अब नकल उतारते हुए हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का। वो गुस्से से कहती है माय फुट और उठकर भीतर जाने लगती है। यानी कि वो कहती है जैसे कि तुम, मतलब तुम सब कुछ देख रहे हो, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कितनी सारी धांधलियां हो रही हैं, कितना सारा गलत हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों को उनकी क्षमताएं याद ना दिलाकर उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ट्यूशन्स लीजिए, आप ट्यूशन पढ़ेंगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उन पर प्रेशर इसलिए नहीं डाला जा रहा कि आप मेहनत कीजिए, आप कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, हम आपकी सहायता के लिए खड़े हैं। तो एक तरह से उनको बिल्कुल इस तरह से बना दिया जा रहा है कि वो बिल्कुल भी मेहनत ना करें, बस ट्यूशन्स ले लें, बस वो पास हो जाएंगे, बस उनका वो क्लियर हो जाएगा। तो वो कहती है कि जैसे कि तुम कहते हो कि हमने क्या करना है, हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का, और वो कहती है माय फुट, ये और गुस्सा होकर भीतर जाती है और जाते जाते मुड़कर कहती है कि तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता और कुछ हो भी नहीं सकता। तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमने कहा कि एक व्यक्ति आवाज उठा रहा है तो 100 व्यक्ति उसकी आवाज को दबाने में लगे हैं। उसको कभी भी इस बात के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता, उसे कभी भी इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया जाता वेल डन, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी हम आपकी हेल्प करेंगे। बल्कि उसको दबाया जाता है कि ये क्यों आप कर रहे हो, आपको क्या मतलब इस चीज से, ये तो दुनिया का एक खेल है कि आज आपके साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा, कल तीसरे के साथ होगा, कल चौथे के साथ होगा। आप किस किस का साथ देंगी, किस किस के लिए आप लड़ेंगी, किस किस के लिए आप आवाज उठाएंगी? तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और वो कहती है कि इसीलिए हमारे देश में
कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि केवल और केवल सब लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें एक जॉब करनी है जिससे हमें सैलरी मिलेगी, जिससे हमारा घर चलेगा, जिससे हम अपने घर वालों को अच्छा खाना, 2 वक्त का खाना, रोटी और एक अच्छा रहन सहन दे पाएंगे। बाकी दुनिया एक तरफ, हमें कोई लेना देना नहीं किसी की परेशानी से, समाज में हो रहे किसी भी अन्याय से, किसी भी भेदभाव से, किसी भी आडंबर से, किसी भी और चीज से। तो वो भीतर चली जाती है इस बात को कहते हुए। अब बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थामकर उसका हस्बैंड कहता है, चढ़ा दिया सूली पर। अब ये भी दृश्य समाप्त हो जाता है। अगला नया दृश्य, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के बाहर का बाहरी कक्ष। अब ये जो नया दृश्य आता है, ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ऑफिस का बाहरी कक्ष है, यानी कि उसके बाहर, ऑफिस के बाहर वाला कमरा है और कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लिखी हुई है, यानी कि उनके दरवाजे पर उनका नाम और उनके पद की तख्ती लगी हुई है। साथ ही मिलने का समय भी लिखा हुआ है, यानी कि कब आप उनसे मिल सकते हैं। और एक चपरासी जो है स्टूल पर बैठा हुआ है। सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और हैं जो प्रतीक्षारत हैं, यानी कि उन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से मिलने का। रजनी के चेहरे पर बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है और मिलने का समय जो है वो समाप्त होता जा रहा है, यानी कि उसको लग रहा है कि काफी टाइम हो गया है, यानी कि जो मिलने का समय वहां पर दिया गया है वो समाप्त होने को आया है। और अब वो चपरासी से फिर पूछती है, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी कहता है, हम क्या बोलेंगे, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी हम ले जाएगा, बहुत बिजी रहते हैं ना साहब। तो वो कहते हैं कि जो चपरासी है वो कहते हैं कि इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, जब साहब हमें बुलाएंगे, घंटी बजाएंगे तभी हम आपको बुलाकर ले जाएंगे, हमारे साहब जो है वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। अब रजनी अपने में ही गुनगुनाते हुए, यह तो लोगों से मिलने का समय है ना, न जाने किसमें बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। अब कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहे हैं और फिर घड़ी देखते हैं, फिर घुमाने लगते हैं। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रखकर चपरासी का कंधा थपथपाता है और चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। अब रजनी के चेहरे पर तनाव और घूर कर चपरासी को देखती है और थोड़ी देर में आदमी बाहर निकल आता है और रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो चपरासी है वो बहुत देर से लोग वहां पर बैठे हुए हैं, बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जो अंदर का दृश्य हमें दिखाया गया था तो उसमें कहीं भी इस तरह का कोई सीन नहीं है कि जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वो कुछ बिजी हैं, वो व्यस्त हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं। केवल इतनी सी बात है कि वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, वो लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर जो चपरासी है वो भी देखिए किस तरह से लोगों को अंदर भेज रहा है। जब एक व्यक्ति ने उसे 5 रुपए दिए तब जाकर वो सीधे जाकर उन्हें अंदर भेज देता है। अरे अरे किधर को जाता, अभी घंटी बजी क्या? तो वो कहता है कि अरे जब वो अपने आप से अंदर चली जाती है तो वो कहता है कि अभी अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो भीतर से कोई घंटी भी नहीं बजी। तो रजनी कहती है, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाजा धकेल कर अंदर चली जाती है, यानी कि वो अंदर चली जाती है और अरे 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 कैसी औरत है, सुनतीच नहीं। वहां बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। अब दृश्य कमरे के भीतर, निर्देशक कुर्सी से पीठ को टिकाकर सिगरेट पी रहा है और रजनी आश्चर्य से देख रही है। निर्देशक, आपको स्लिप भेजकर अंदर आना चाहिए था ना? तो वो कहती है कि स्लिप तो घंटे भर से आपकी चपरासी की जेब में पड़ी है
और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी रहती, क्योंकि यहाँ पर भी धांधली चल रही है। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि पैसा चल रहा है। एक निर्देशक से कोई अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए यहाँ पर आया है, अपनी समस्या रखने के लिए आया है, लेकिन किस तरह की धांधलेबाजी वहाँ पर चल रही है वो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और निर्देशक क्या कह रही हैं आप? रजनी कहती है कि तो क्या यह सीधी साफ बात अब मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे ही काम से आई हूँ। अब निर्देशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभरता है, क्योंकि जो निर्देशक है वो देखता है कि ये जो लेडीज है वो ये बिना पर्चे के अंदर आ गई और ऊपर से इस तरह से बात कर रही है, तो उसके चेहरे पर एक आश्चर्य और कौतूहल का भाव उभरता है। निर्देशक कहिए। रजनी थोड़ा सोचते हुए कहती है, देखिए मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ। निर्देशक कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो वो जो निर्देशक होता है वो कहता है कि वो इस तरह से बात को रखती है कि निर्देशक कभी भी शुरुआत में सुनने से मना ना कर दे। वो कहती है कि देखिए मैं जो प्राइवेट स्कूलों यानी कि विशेषकर स्कूलों और ऊपर से जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनके बारे में, बोर्ड के आपसी रिलेशन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ। वो कहता है कि क्या ये रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वो कहती है कि हाँ बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आगे वो कहता है, कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? तो रजनी कहती है कि जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निर्देशक जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैम, ये तो हमारा फर्ज है, ये तो हमारा काम है कि हम जैसे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए बोर्ड उन्हें 90% के ग्रांट्स देता है। तो वो कहता है कि हाँ जहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, जहाँ पर शिक्षा बहुत अच्छे लेवल पर जा सके, इसके लिए हम जितना भी सहयोग होता है जनता का, लोगों का और सरकार का, हम करते हैं। तब रजनी कहती है, जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी होता होगा स्कूल्स पर? तो वो कहता है कि जब आप इतनी बड़ी एड देते हैं यानी कि 90% का ग्रांट जब आप स्कूल्स को देते हैं तो आपका कंट्रोल भी होता होगा स्कूल्स पर। तो निर्देशक कहता है ऑफ कोर्स, यानी कि क्यों ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूल्स को मानने होते हैं, स्कूल मानते हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स बोर्ड ही कंडक्ट करता है। यानी कि जब स्कूल एक बोर्ड बनाता है तो फाइनल ईयर के जो एग्जाम होते हैं, सिलेबस भी बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम भी बोर्ड ही कंडक्ट करता है। अब निर्देशक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर स्कूल वो एक असल बात जो है उसको सामने लेकर आती है कि स्कूल्स में आजकल प्राइवेट ट्यूशंस का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशंस क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? तो वो कहते हैं, जब वो सीधे शब्दों में निर्देशक के सामने अपनी बात को रखती है कि कहती है आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स है उनमें जो ट्यूशन का सिलसिला चला हुआ है कि ट्यूशंस क्या कहे कि बच्चों को लूटने का जो एक धंधा चला हुआ है एक तरह से। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चों की एक पर सब्जेक्ट जो फीस होती है वो कम से कम 1000 रुपीज होती है, 1000 रुपए एक सब्जेक्ट की। तो जो एक सामान्य, देखिए यहाँ पर दो तरह की चीजें आती है। जो एक सामान्य वर्ग का जो बच्चा होगा, सामान्य वर्ग का बच्चा है लेकिन उसको हेल्प की जरूरत है, उसको ट्यूशंस की जरूरत है, वो अगर थोड़ा सा ट्यूशंस पढ़े, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोचिंग करे तो शायद वो बहुत अच्छा ब्राइट स्टूडेंट बन सकता है। तो वो ट्यूशंस नहीं ले पाते क्योंकि पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए फीस होती है। तो जिससे वो 2 से 3 सब्जेक्ट के ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं। स्कूल के साथ साथ स्कूल की फीस भरनी है,
बुक्स लेकर आनी है, बाकी का सिलेबस लेकर आना है, बाकी स्कूल यूनिफॉर्म इतनी महंगी होती है। तो ये सारी चीजों के साथ साथ वो 2-3 सब्जेक्ट्स का ट्यूशन यहाँ पर अपने लिए नहीं कर पाते हैं। तो और दूसरा, जो बच्चे बहुत कम पढ़ने में भी शायद वो बहुत अच्छे ना हो, लेकिन अच्छा उनके पास पैसा होता है, तो वो ट्यूशंस के जरिए बहुत अच्छे मार्क्स, क्योंकि एक पहचान उनके स्कूल में बन जाती है कि ये तो इन टीचर्स से ट्यूशन पढ़ता है, और ये मैथ्स वाले सर से ट्यूशन पढ़ता है, ये इंग्लिश वाली मैम से ट्यूशन पढ़ता है, ये साइंस वाले सर से ट्यूशन पढ़ता है, तो इसको इसलिए साइंस में अच्छे मार्क्स मिले हैं, या हिंदी में, इंग्लिश में इसलिए अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो वो एक बात क्लियरली यहाँ पर रखती है। वो कहती है कि ट्यूशंस क्या, जो ये बच्चों को लूटने का धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? तो निर्देशक कहते हैं बड़े सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ट्यूशन ना ले और किसी और के पास चले जाएं, यह कोई मजबूरी तो नहीं है। तो वो कहता है कि ये तो बिल्कुल बात कोई ऐसी इसमें धंधे वाली कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपने तरीके से बात को क्लियर कर रहे हैं। वो कहते हैं इसमें कोई धंधे वाली बात नहीं है, यानी कि व्यवसाय या बिजनेस वाली बात नहीं है कि आपको बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना ही है। अगर आपका बच्चा कमजोर है तो आप उसका ट्यूशन लगवा सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ये टीचर्स आपकी फीस ज्यादा ले रहे हैं तो आप किसी और टीचर से ट्यूशन लगवा लीजिए। ये कोई मजबूरी नहीं है कि आप किसी एक से ही ट्यूशन पढ़वाएं। तो जब फिर रजनी कहती है कि बच्चा कमजोर नहीं है, होशियार है, बहुत होशियार है, उसके बावजूद भी उसका टीचर लगातार उसको कोचता रहता है कि वो ट्यूशन ले, वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा, लेकिन माँ बाप को जरूरी नहीं लगता कि, और वे नहीं लगाते। तो जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बाद कुल 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशंस नहीं ली। यानी कि अब वो पूरी बात क्लियर कर देती है शिक्षा निर्देशक के सामने। तो वो कहती है कि आपने ठीक कहा कि बच्चा कमजोर है तो ट्यूशन लगवाना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा होशियार है, बच्चा पढ़ने में ठीक है और बहुत अच्छे मार्क्स वो हर बार लेकर आता है, लेकिन पेपर भी वो बहुत अच्छे से अटेंड करता है, लेकिन बाद में उसके नंबर आते हैं कुल 72, तो ये जानते हैं इसकी वजह क्या है? कि बच्चा उस टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ता जिसको उसके जो उसके क्लास टीचर हैं या जो उसके मैथ्स के टीचर हैं। तो फिर यहाँ पर वो निर्देशक कहता है वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। तो इस तरह से अब जो रजनी है उन्होंने निर्देशक के सामने बात को रख दिया है, बात को अपनी बात को क्लियर तरीके से उसने बता दिया है, और वो उसको अब उनकी बातों से थोड़ा सा यहाँ पर एक मोटिवेशन मिल गया है, थोड़ा सा एक भरोसा मिल गया है, क्योंकि उसकी बात को यहाँ पर सुना जा रहा है और यहाँ पर उसकी बात का जवाब भी ठीक से दिया जा रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ट्यूशंस की जो ये बात चल रही है इसको यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है, और अब क्या डिसीजन लिया जाएगा शिक्षा निर्देशक का इस बारे में, तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आज का सेशन हमारा समाप्त हो गया है। और अभी तक आपने देखा ये जो चैप्टर है काफी हद तक आपको अपने आप से क्लोज लग रहा होगा, अपने आप के करीब लग रहा होगा, क्योंकि ये सारी बातें आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई है कि जिस तरह आजकल शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है, शिक्षा को बच्चों को ज्ञान देने के बजाय एक व्यवसाय के तौर पर लिया जा रहा है और उसी तरह से उसको चलाया जा रहा है। तो क्या कुछ होने वाला है इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।